हेलो स्टूडेंट्स, मैं नलीन आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज आप लोगों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि टॉपिक साउंड से है। अप्लाइड फिजिक्स 1 में पढ़ना है ना, यूनिट 1 का है ये पार्ट। और जो भी एसवीटी से बिलोंग करते हैं या जो कंपटीशन का तैयारी करेंगे, रेलवे, ग्रुप डी, एएसएम, गुड्स गार्ड, एएलपी और बहुत सारे कंपटीशन में साउंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन तक वीडियो पहुंचा दें ताकि उनको लाभ मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं साउंड से ऑब्जेक्टिव। तो चलिए देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले देखिए ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। बताइए ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन क्या है, अनुप्रस्थ, है ना। दूसरा ऑप्शन क्या है, अनुदैर्ध्य और अप्रगामी और विद्युत चुंबकीय। तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसा होता है, अनुदैर्ध्य, है ना। यानी ध्वनि कौन सा वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और हम बताए थे लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, जिसका वाइब्रेशन उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करता है। यानी वेव का ट्रेवल उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में उसका वाइब्रेशन हो रहा है, उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। यानी कि साउंड क्या हो गया, अनुदैर्ध्य। याद रखिएगा प्रकाश जो है प्रस्थ, है ना। प्रकाश रहता तो क्या आता है, प्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ है यानी ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव का डेफिनेशन क्या है, उसका वाइब्रेशन उस प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। यानी वाइब्रेट इधर करेगा तो प्रोपगेट इधर करेगा लाइट वेव, तो उसका वाइब्रेशन उसके परपेंडिकुलर होता है। इसको कहते हैं हम लोग ट्रांसवर्स वेव। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट कौन सा ऑब्जेक्टिव है। देखिए निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। तो इनको ध्रुवित किया जा सकता है, गलत है। ये निर्वात में चल सकती है ध्वनि, निर्वात में चलता तो वैक्यूम वाले कमरे में आवाज़ सुनाई देता है, ये भी गलत है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी ये सही है, ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन क्या था, बी सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। तो अपश्रव्य इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक और ऑडिएबल रेंज क्या है, जरा देख लीजिए इसको, है ना। तो देखिए इंफ्रासोनिक यानी अपश्रव्य है ना। इसका रेंज 20 हर्ट्ज से नीचे वाले को अपश्रव्य कहते हैं। इसको जानवर लोग सुन सकते हैं, कुत्ता है, हाथी है, ये रेंज वाले साउंड को ये सभी जानवर सुन सकते हैं। दूसरा ऑडिबल फ्रिक्वेंसी, तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक वाले रेंज को ऑडिबल फ्रिक्वेंसी कहते हैं। ये जो मनुष्य वगैरह हम लोग हैं वो सुन सकते हैं। तीसरा है अल्ट्रासोनिक, है ना, अल्ट्रासोनिक साउंड है ना, इसको चमगादड़ वगैरह सुन सकते हैं, है ना। अपश्रव्य तरंग कहते हैं 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर वाले को, है ना। तो चलिए आप क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा डेफिनेशन देख लीजिए, देखिए, है ना। इंफ्रा साउंड इज ए लो फ्रिक्वेंसी साउंड, लो फ्रिक्वेंसी साउंड होता है ना, दैट इज बिलो 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से जो नीचे होता है। सो इट कैन ओनली बी हियर्ड एंड इमिटेड बाय दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स हु आर सेंसिटिव टू फ्रिक्वेंसी रेंज बिलो 20 हर्ट्ज। जो 20 हर्ट्ज से नीचे वाले फ्रिक्वेंसी रेंज में सेंसिटिव होते हैं जो जानवर, वही इसको उत्पन्न करते हैं और सुन सकते हैं ना। जैसे राइनोसोर्स हो गया, हैव एक्सट्रीमली गुड ईयर्स एंड दे आर नॉन एज इंफ्रासोनिक एनिमल्स। तो राइनोसोर्स वगैरह इसको सुनते हैं इंफ्रासोनिक को। चलिए देखिए आगे। तो अपश्रव्य, है ना, अपश्रव्य 20 से कम वाले को अपश्रव्य कहते हैं। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से कम, है ना। प्राश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति प्राश्रव्य, तभी बताया 20 किलो हर्ट्ज से अधिक वाले, है ना, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक वाले को प्राश्रव्य कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए ऑब्जेक्टिव। प्राश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा, तब प्राश्रव्य अभी बताया सुना जा सकता है, नहीं, है ना। तो क्या ऑप्शन हो जाता है, नहीं सुना जा सकती है, यानी 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। छठवां देखिए, प्राश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। तो प्राश्रव्य तरंगों को सबसे पहले गाल्टन नामक वैज्ञानिक ने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। सातवां ऑब्जेक्टिव देखिए, शिकार परपक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं, है ना। तो चमगादड़ हो गया या डॉल्फिन हो गया, ये शिकार का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, यानी प्रतिध्वनियों का निदान करते हैं ना। परावर्तन ये गलत हो जाएगा, है ना। ध्वनि का प्रकीर्णन ये भी गलत हो जाएगा। और
विस्पंदों का बयान, ये भी गलत। इसका राइट ऑप्शन क्या है? प्रतिध्वनि का निर्धारण। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरे से दूर भगाने में लाया जाता है प्रयोग। तो क्या? अल्ट्रासोनिक को, है ना। अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी का यूज करके हम कीड़ों मकोड़ों, छिपकली, चमगादड़ या चूहा वगैरह को हम भगा सकते हैं आसानी से। नवा क्वेश्चन देखिए, ध्वनि का तात्व यानी पिच, है ना, पिच किस पर निर्भर करता है? साउंड, पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, यानी साउंड का पिच किस पर निर्भर करता है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है? अभी बताया फ्रीक्वेंसी, है ना। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो जो विमान वगैरह है उसमें जो इंटरनल मशीन है या आंतरिक भाग है उसको साफ सफाई करने में प्रश्रव्य ध्वनि तरंगों का यूज किया जाता है। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति में? तभी बताया 0 से 5 बहुत लो है, 11 से 15 भी लो है, 6 से 10। राइट ऑप्शन क्या होगा? 20 से 20 किलोहर्ट्ज। तरंग का वेग v आवृत्ति n तथा तरंग दैर्घ्य में संबंध तो जानते हैं, v बराबर क्या होता है? n लैम्डा, याद रखिएगा, इससे न्यूमेरिकल भी बनता है। और n जहाँ क्या? फ्रीक्वेंसी। हम लोग ऐसे भी लिखते हैं v बराबर लैम्डा बाई टी, है ना, जहाँ लैम्डा वेवलेंथ है, v वेलोसिटी ऑफ साउंड है और t टाइम है। यहाँ पे n वही फ्रीक्वेंसी और टाइम में क्या है? रेसिप्रोकल का रिलेशन, n = 1/t होता है और t = 1/n होता है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 12 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। तो चूंकि वायुमंडल ही नहीं होता है चंद्रमा पर, है ना, तो वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, इसलिए राइट ऑप्शन ए होगा। फिर भी देखिए आगे पढ़ लीजिए, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण, ऐसा नहीं है। ध्वनि तरंगों की तीव्रता कम होने के कारण, ये भी गलत, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसलिए राइट ऑप्शन ए होगा। 14 देखिए, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि अंधेरे में उसे साफ दिखाई देता है, ऐसा नहीं है। उसकी आंखों का प्यूपल बहुत बड़ा होता है, ये भी नहीं है। वे अति तीव्र ध्वनि तरंगें पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है। तो मेरे हिसाब से 14 का राइट ऑप्शन सी होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कथन और उसका ये कारण दिया हुआ है। क्या चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए उड़ता है? सही बात है, चमगादड़ों से इंफ्रासोनिक तरंग निकलती है। क्या इंफ्रासोनिक तरंग निकलती है? नहीं, अल्ट्रासोनिक होता है ना। चमगादड़ वाला देख लीजिए एक बार, चमगादड़ वाला फिगर कहाँ? चमगादड़ तो अल्ट्रासोनिक वाला रेंज में दिखाया गया इसका फिगर। तो मेरे हिसाब से ये जो दिया है कारण ए सही है और कथन गलत है। तो ए एवं आर दोनों क्या है? पहले ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं। ए एवं आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? 15 का ए सही है परंतु आर गलत है, ये होगा राइट ऑप्शन सी, है ना। नेक्स्ट आगे देखिए, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। दाब का यानी प्रेशर का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे V = हम लोग जानते हैं गामा P/D होता है रिलेशन, है ना। लेकिन प्रेशर बढ़ाने से, इसको हम डिटेल में करेंगे न्यूमेरिकल बता करके, प्रेशर बढ़ाने से वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आता है, इसीलिए इसका जो स्पीड है वही रह जाएगा, है ना, 332 मीटर पर सेकेंड ही रह जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। तो इसमें किसमें सबसे ज़्यादा तेज यात्रा करेगा? द्रव्यों में कहा दिया है, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए ठोस ही होगा, सही है ना। द्रव्य का मतलब यहाँ मात्रा से या पदार्थ से है। आगे देखिए, बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देते हैं। इसका कारण क्या है? तो निश्चित है कि स्पीड कम होता है साउंड का स्पीड, है ना, लाइट के स्पीड से। बादल ध्वनि तरंगों को रोक देते हैं, गलत ऑप्शन है। भी गर्जन बाद में उत्पन्न होती है, भी गलत है। प्रकाश निर्वात में चल सकता है परंतु ध्वनि नहीं है, सही बात है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक है, तो ये भी हमें लग रहा है सही। 18 का ऐसे प्रकाश निर्वात में चल सकता है परंतु ध्वनि नहीं, है ना। लेकिन राइट ऑप्शन यहाँ डी होगा, क्योंकि अब निर्वात कहाँ आया? जब
बादल है तो बादल तो उतना निर्वात में होता नहीं है, बादल तो हमारे कुछ ही मीटर या किलोमीटर ऊपर होते हैं, है ना। इसलिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये राइट ऑप्शन नहीं है। राइट ऑप्शन प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक है ना। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ वेरी हाई देन वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो कैसे, जो देख लीजिए, तो प्रकाश का चाल कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और अभी हम लोग कितना पढ़े 332 मीटर पर सेकेंड, तो बहुत ज़्यादा अंतर है। वायु में ध्वनि का वेग है लगभग, तो देख लीजिए तो 332 होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन 330 दिया है, इसलिए राइट ऑप्शन ए मारिएगा। ऐसे एक्चुअली में देखिए यहाँ पे कई सर कंफ्यूज हो गया, 332 बता रहा है, यहाँ पे 330 दिया हुआ, 220 232, तो ये सब तो होगा नहीं, तो जब भी होगा इसी रेंज में होगा, तो 330 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ध्वनि तरंगें सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है। तो ठोसों में अभी बताया है ना, ध्वनि तरंगें सबसे अधिक सॉलिड में है ना, सॉलिड में सबसे ज़्यादा। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में, तो भिन्न भिन्न माध्यम में समान कैसे होगा, भिन्न भिन्न होगा, भिन्न भिन्न होता है, और ठोस में सबसे अधिक। राइट ऑप्शन सी, भिन्न भिन्न होता है और द्रव्यों में सबसे कम, ये गलत है, ये भी गलत है, भिन्न भिन्न होता है और गैसों में सबसे अधिक, ये भी गलत है। चलिए 22 नंबर देखिए, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। तो ध्वनि की गति हमेशा केस में ठोस में रहेगा, नहीं लोहा में रहेगा, है ना, इसलिए 22 का राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए आगे, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में, तो भिन्न भिन्न होता है ना, और ठोसों में सबसे अधिक, अभी बनाया, फिर वही क्वेश्चन आ गया। चलिए, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है ना, तो देख लेते हैं। पहला सही नहीं है ना, सही, बाकी सही दिल होगा, मतलब सही नहीं को खोजना है। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये तो सही है ना। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, तो ये गलत हमें लग रहा है ना। 23 का सी, यानी आर्द्रता के बढ़ने से क्या होता है कि डेंसिटी लो हो जाता है, वायु का डेंसिटी लो होता है, और जिस वजह से उसमें स्पीड बढ़ जाता है। तो जब नमी आता है या फिर जाड़े वाले दिन या बरसात के दिनों में ध्वनि देखते होंगे कि दूर दूर तक का आवाज़ आ जाता है। कारण क्या कि एयर का डेंसिटी कम हो जाता है। सूखे एयर का डेंसिटी ज़्यादा रहता है भींगे एयर के डेंसिटी से, है ना, इसलिए उसमें वेलोसिटी कम जाता है, इसमें वेलोसिटी ज़्यादा होता है। तो याद रखिएगा, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये गलत है, होना चाहिए बढ़ जाता है। इसलिए चूँकि देखिए हमको सही नहीं खोजना था, गलत को खोजना था, तो इसमें गलत ये है। तो राइट ऑप्शन इसका सी होगा, राइट ऑप्शन सी। वायु में ध्वनि का वेग, तो वायु में ध्वनि का वेग तापमान के बढ़ने से घटता है, गलत है ना। तो v जो है √T का प्रोपोर्शनल है ना। तो ध्यान रखिएगा, तापमान के घटने से बढ़ता है, ये भी गलत है ना। तापमान पर आश्रित नहीं, हायर टेम्परेचर पर आश्रित, इसलिए भी गलत। तापमान के घटने से घटता है ना, घटने से घटेगा, बढ़ने से बढ़ेगा, क्योंकि v प्रोपोर्शनल किसके, √T का। तो याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी उसके अनुसार घटेगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट आगे देखिए, रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। कथन दिया, कारण है प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है। तो हमें सही लग रहा है ना। 25 का देखिए, क्या ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन नहीं सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं, है ना। पराध्वनिक विमान कितने उड़ते हैं, तो ध्वनि की चाल से नहीं, ध्वनि की चाल से कम नहीं, ध्वनि की चाल से भी अधिक, है ना। पराध्वनिक विमान जो होते हैं वो ध्वनि की चाल से भी अधिक उड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं। वस्तु का वेग और ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं, तो ये इसका स्थायित्व संख्या नहीं, लैप्लास संख्या नहीं, ऑक्टेन संख्या नहीं, ये मैक संख्या। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैक संख्या। याद रखिएगा, क्या बोला, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उसी परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। तो
वेग के संबंध में, ध्वनियों के वेग के संबंध में है ना, जलयान, वायुयान, अंतरिक्ष थोड़े होगा। तो 28 का राइट ऑप्शन नहीं, सॉरी इसमें ध्वनि नहीं, वायुयान है ना, वायुयान। चूँकि देखिए यहाँ पे क्या बोला, वस्तु का वेग एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि का वेग को अनुपात को, तो ये वायुयान के संबंध में, यानी कि मैक अंकों का प्रयोग किसके वेग में, तो वायुयान के संबंधों में इसका मैक अंक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए 29, ध्वनि एवं या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है, फोन में नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। आगे देखिए डेसी में नहीं, डेसिबल में है ना, ध्वनि को किस में मापा जाता है, डेसिबल में। साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है। तो साधारण जो हम लोग कॉमन बातचीत करते हैं उसकी तीव्रता कितना होता है, 20 से 30, देख लीजिए 20 से 30 होगा, नहीं ये भी नहीं है ना, 30 से 40, यानी 30 से 40 डेसिबल है ना, ये सही ऑप्शन, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। तो हम लोग जो कॉमनली टॉकिंग करते हैं वो 30 से 40 डेसिबल के आसपास उसका इंटेंसिटी होता है। यहाँ इंटेंसिटी की बात किया है ना, इंटेंसिटी ऑफ साउंड बिटवीन 30 to 40 डेसिबल फॉर कॉमन टॉकिंग। 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा, 100 डेसिबल का है ना, 100 डेसिबल का शोर ठीक सुनी जा सकने वाली ध्वनि नहीं, साधारण वार्तालाप नहीं, तो फिर तो 30 से 40 था है ना, किसी गली के शोरगुल को नहीं, किसी मशीन की दुकान से आने वाले शोरगुल, ये सही हो जाएगा ऑप्शन। यानी 100 डेसिबल के लगभग का, जैसे कोई गोदरेज बनाता है, पेटी बक्सा का दुकान खोले हुए, तो वहाँ जो झनझन पटपट का आवाज़ आता है लगभग 100 डेसिबल का होता है, 1-2-3 घर को उस परेशान करता है। ध्वनि के किस लक्षण के कारण ध्वनि मोटी या पतली होती है, तो ध्वनि देखिए ध्वनि के किस लक्षण के कारण, किस कैरेक्टरिस्टिक के कारण मोटा यानी ग्रेव और श्रिल साउंड होता है। तो ग्रेव और श्रिल साउंड के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है पिच, यानी तारत्व जो है वो डिसाइड करता है ग्रेव साउंड होगा या फिर श्रिल साउंड होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ है ना, ऐसा बोला जाता है कि तीखा होता है आवाज़, महिलाओं का आवाज़ क्या होता है, तीखा। क्यों होता है, तो देखिए पहला ऑप्शन है आयाम कम होता है, नहीं, आयाम अधिक होता है, ये भी नहीं है ना, तारत्व कम होता है, ये भी नहीं, तारत्व अधिक यानी पिच अधिक होता है ना, तारत्व को इंग्लिश में पिच कहते हैं। तो पिच अधिक होने की वजह से जो लेडीज़ हैं या महिला हैं उनका आवाज़ तीखा होता है। 34 नंबर देखिए लास्ट है, एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चों की आवाज़ अधिक प्रिय लगती है ना, जो छोटा बच्चा होता है उसका आवाज़ अधिक अच्छा लगता है, क्यों, बच्चों की आवाज़ का तारत्व पुरुष की आवाज़ के तारत्व की तुलना में कम होता है, नहीं, यानी कि पिच, बच्चों की आवाज़ का तारत्व कैसे पिच तुलना तारत्व की तुलना में अधिक कैसे हो जाएगा, है ना, बच्चों की आवाज़ का तारत्व पुरुष की आवाज़ के तारत्व की तुलना में अधिक होता है, बच्चों की आवाज़ का तारत्व पुरुष की आवाज़ के तारत्व की तुलना में कम होता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा है ना। तो ये मेरे हिसाब से सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें बच्चों की आवाज़ का तारत्व पुरुष की आवाज़ के तारत्व की तुलना में अधिक है ना, एकदम लेडीज जैसा मिलता जुलता है इसका पिच है ना, इसलिए ये राइट ऑप्शन सी, बच्चों में अधिक ताकत होती है, ऐसा थोड़ी नहीं, भी गलत है, उपयुक्त में कोई नहीं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो मेरे हिसाब से आपको ये जो 34 ऑब्जेक्टिव बताए बहुत समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी इसको आगे बढ़ाएंगे और पूरे ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में।